हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एफआईआई सेलिंग का रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं और मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूं। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीने का अगर हम डेटा देखें तो एफआईआई ने करीब 36 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग की है और 1 बिलियन यूएस डॉलर्स करीब बनते हैं 7,500 करोड़ रुपए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये टोटल फिगर कितना बना। तो पिछले 12 महीनों में एफआईआई ने 36 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग की। और वहीं अगर हम अक्टूबर से देखें, अक्टूबर 2021 से जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तब से देखें तो एफआईआई ने करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग कर दी है। और अगर हम पिछले महीने को ही देखें तो उसमें उन्होंने 9 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग कर दी है। तो क्लियरली उनकी जो सेलिंग का पेस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है। और जब मैं मार्केट कह रहा हूं तो मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूं, मैं इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके बारे में हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है और वहां की सिचुएशन कितनी ज्यादा भयावह है। तो अगर आप देखिए तो इतनी एफआईआई सेलिंग के बावजूद भी मेजर इंडिसेस जो है वो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि डीआईआईज का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और वो बाय कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले 12 महीने का कंपैरिजन करें तो जहां एफआईआईज ने 36 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग की, तो डीआईआईज ने 28 बिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की। तो हालांकि वो उसके पेस को मैच तो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा खासा सपोर्ट दिया। और यही कारण है कि बाजार उतना नहीं गिरा। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि डीआईआईज जो है एफआईआईज के पावर को उस तरीके से मैच नहीं कर पाया, और जिसका परिणाम हमें देखने को मिला कि इंडेक्स तो कम गिर रहा है, लेकिन इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। और दोस्तों, आप सबके पोर्टफोलियो भी इसी वजह से रेड में दिख रहे हैं। तो डीआईआईज के पास पैसा कहां से आ रहा है? तो वो पैसा आपका ही पैसा आ रहा है, और इसका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है एसआईपी जो आप लोग करते हैं। तो हर महीने का अगर हम डेटा देखें तो करीब 10,000 करोड़ जो है सिप में पैसा आता है, और म्यूचुअल फंड के पास जब वो पैसा आता है तो उसे काफी टाइम तक कैश में लेकर नहीं बैठ सकते, तो वो खरीदारी करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, एफडी करने जाते हैं, तो वहां के एग्जीक्यूटिव किस तरीके से आपको ये बोलते हैं कि आप सिप करवा लीजिए या म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए, और आपके सेविंग्स को वहां पर डाइवर्ट किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग भी खुशी खुशी अपना पैसा एसआईपीज और म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। तो ये सारा पैसा म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है और म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि रिटेल की साइकोलॉजी क्या होती है। रिटेल जो होता है वो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करता है, वो वही करता है जो बाकी की जनता कर रही है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, वो देख रहा है कि हर कोई मार्केट में पैसे लगा रहा है, तो वो भी पैसे लगाता है। लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी शेकी हो जाता है। ठीक है, 5% 10% में उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं करेगा, लेकिन जब 20% 25% बाजार गिरेगा तो वो भी शेकी हो जाएगा और वो अपने सिप्स को भी बंद करने लगते हैं। ये ऐसा मैं आपको जो है पास्ट के डेटा को देखकर बोल रहा हूं। तो अभी वो सिप चल रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ठीक है, गिर गया है, रिकवर हो जाएगा, वो माइंडसेट है। लेकिन ये माइंडसेट कितने देर तक रहता है ये देखने वाली बात होगी। तो डीआईआईज अच्छा फाइट तो दे रहे हैं, लेकिन एफआईआईज के माइट को मैच नहीं कर पा रहे हैं। और शुरू में तो काफी हद तक वो बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन अब जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा में देखें, और अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें, तो करीब 2 लाख करोड़ की जो है एफआईआईज ने सेलिंग की, यानी कि अक्टूबर से अभी तक का आप देखें तो 2 लाख करोड़ रुपीस की एफआईआईज ने सेलिंग की, और वहीं डीआईआईज ने करीब 1.42 लाख करोड़ की बाइंग की है। तो अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हमें 12-13% बाजार में गिरावट देखने को मिली। तो एफआईआईज इंडेक्स के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं कर रहे हैं, और जितनी भी सेलिंग कर रहे हैं उसे
DIIs काफी हद तक एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, जो असली खेल हो रहा है वो इंडेक्स के बाहर हो रहा है, जहां पर FIIs एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, खास करके उन स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स में उनकी बहुत ज्यादा होल्डिंग है। तो अगर हम टॉप 500 स्टॉक्स की बात करें तो उसमें से करीब जो 36 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें FIIs का 30% से ज्यादा का स्टेक है, यानी कि वो एक तरीके के मेजॉरिटी होल्डर्स हैं। तो उन स्टॉक्स में अगर बात करें तो उसमें जबरदस्त हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और उन 36 स्टॉक्स में से 32 स्टॉक्स में हमें 20 से 60% के बीच में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और उसमें से जिसमें हमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें FIIs का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं? तो उसमें मेट्रोपोलिस आता है, मणप्पुरम आता है, पिरामल, HDFC लाइफ, PTC, एडलवाइज, जी, इस तरीके के जो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो उसमें हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है अक्टूबर से अभी तक का डेटा अगर आप देखें। लेकिन बाकी के स्टॉक्स भी बचे नहीं हैं। अगर आप टॉप 500 स्टॉक्स में देखेंगे तो उसमें 2/3 यानी कि करीब 66% स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है अक्टूबर से अभी तक। तो आप इमेजिन करिए कि जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें 66 कंपनीज में जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने 2021 में अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो जो 90% चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में ही होगा। वहीं अगर हम सिर्फ FNO स्टॉक्स की बात कर लें और अक्टूबर से अभी तक का परफॉर्मेंस देखें तो उसमें करीब 55 स्टॉक्स ही सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और करीब 143 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देखिए, सिर्फ 55 स्टॉक्स ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 143 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो किस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में जो है असली खेल देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसका एक माइन्यूट स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 200 FNO के स्टॉक्स में से जो 79 स्टॉक्स में 30% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है, 10 to 30% के बीच में गिरावट देखने को मिली है। और इतने ही ऐसे स्टॉक हैं जो बॉर्डर लाइन में है, यानी कि जो 10% प्लस 10% से माइनस 10% के बीच में वो झूल रहे हैं। और जैसे जैसे FIIs की सेलिंग बढ़ेगी तो ये और भी ज्यादा लॉसेस देंगे। तो दोस्तों पैटर्न बड़ा क्लियर है, इंडेक्स में कुछ खास गिरावट नहीं हो रही है, इंडेक्स के बाहर में जबरदस्त सेलिंग हो रही है, और FIIs जो है एग्रेसिवली सेल करके अपना मुनाफा लेकर जा रहे हैं। और यही बात मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करता था कि FIIs फिर लूटेंगे हमको, एंड दिस वाज द लूट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आपको सिर्फ तसल्ली इस बात की हो रही होगी कि इंडेक्स नहीं गिर रहा या ये मामूली गिरावट हो गई है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन भैया आप इंडेक्स को जरूर देखो, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को भी देखो। अगर आपका इंडेक्स यहां से 10% 20% ऊपर भी चढ़ गया, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर 30% 40% लॉस में हो गया तो उससे आपको क्या फायदा। आज हर कोई पेटीएम और जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात कर रहा है कि यार इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया। तो इनके पीछे तो एक रीजन आपको नजर आएगा, लेकिन ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स हैं, और उनमें भी हमें जो है बिना कारणवश ये 30-40% की गिरावट देखने को मिल रही है, और उन स्टॉक के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि FII सेलिंग का कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास खुद की अपनी लिक्विडिटी है कि हम बाजार को संभाल लेंगे। तो भैया आप इस भ्रम में ना रहें, आप डेटा को क्लियर कट देखिए कि FIIs की सेलिंग ज्यादा है और DIIs की बाइंग उससे कम है, और उसका सीधा कोरिलेशन मार्केट के फॉल से हमें देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि आगे का क्या हाल है। दोस्तों आज हमें बाजार में दोबारा गिरावट देखने को मिली, और इस गिरावट का जो मेन रीजन ये था कि US फेड की मीटिंग होने वाली है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूं, और वो 15 और 16 की उनकी मीटिंग है, यानी कि आज और कल। और इस वजह से एक मार्केट में नर्वसनेस है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ज्यादातर एनालिस्ट लोग का मानना है कि वहां पर एक मॉडरेट रेट हाइक आ सकता है फेड से। तो 0.25% का ज्यादातर लोग का अनुमान है कि इतने का रेट हाइक बढ़ेगा। तो अगर इतना रेट हाइक होता है तो मार्केट पर उसका कोई शार्प रिएक्शन शायद ना हो, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिले और शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिले बाजार में, क्योंकि जो है लोगों को लगेगा ठीक है इतना तो हमने सोचा ही था, तो ये मार्केट के लिए सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर फेड कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेता है और
0.5 या उससे ऊपर के रेट्स बढ़ाता है, जिसके चांसेस काफी कम है, तो उसका एक नेगेटिव रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो काफी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता है। लेकिन दोस्तों, इन्फ्लेशन अब एक खतरनाक लेवल पर पहुंच रहा है और अगर आप डेटा को देखें तो यूएसए में, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में शेयर किया, कि 40 इयर्स के हाई लेवल पर है। वहीं जर्मनी में जो है 30% के हाई लेवल पर है और ग्लोबल फूड इंडेक्स जो है 10 इयर्स के हाई लेवल पर है। तो महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि इंडिया में अभी इसका पिंच देखने को नहीं मिल रहा है और अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ते हैं तब हमें उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे खरीदने का पावर भी कम होगा और कंपनीज के मार्जिन्स भी कम होंगे, तो फिर मार्केट उसको उस तरीके से उसके जो है पी मल्टीपल्स नहीं देगा। और क्रूड ने अपना रूप दिखा दिया, किस तरीके से वो 100 से $140 तक पहुंच गया कुछ ही दिनों में। हालांकि अभी उसमें कुछ रिलीफ है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि फाइनली ये 150 से ऊपर ही रहेगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट जीडीपी पर, इन्फ्लेशन पर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होने वाला है, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और जो है यूएस के जो इकोनॉमिस्ट है वो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगले 1-1.5 साल तक जो है इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ या इसी तरीके से मेंटेन रहा तो हमेशा बाजार के ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी रेट हाइक का, जिसकी वजह से बाजार जो है पूरी तरीके से जो है उस न्यू हाइस को दोबारा टच ना कर पाए। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए और किन स्टॉक्स को रखना चाहिए, किन को निकालना चाहिए, इन सभी बारे में हमने पास्ट वीडियोस में बात किया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ।